हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। इसके पहले हमने 1.1 क्लास 10 की मैथ में सब पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है। अब आज हम 1.1 लगाएंगे वास्तविक संख्याओं का। तो 1.1 का पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड बताया ना आप लोग को। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है जो अपने प्रश्न कटे। इन सारे संख्याओं को उस प्रकार गुणे गुणे में व्यक्त कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर दीजिए। तो 140 को व्यक्त करिए। कहीं पर आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा। 140 को करके देखिए। 2 7 2 140, 2 7 14, 0 2 को काटो, 2 3 6 5 2 70, 3 से काटो, 5 से काटो, 5 7 7 कम कितना आ जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हो गया हमारा आंसर। कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए, तो हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है। 156 को ऐसे व्यक्त कर लीजिएगा। 156 को कर लीजिए 2 गुणे, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए। 156 को 2 करिए, 2 7 14 और एक इसमें गया 2 8 16। 2 को करिए 2 3 6 और एक इसमें गया 2 9 18। अब कितने से कटेगा? 3 से। 3 13 3 39 13। कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। समझ में आ रहा कैसे करना है ना। आपको इसे काट काट के सबको चेक करना है। और आप तो 3 कर ही लेंगे, सब बताना पड़ेगा क्या आपको। ये तीनों आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है। अभी पिछले सवाल में हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देख लिया, आपको 3 होमवर्क दे दिया था। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म माने तो जोड़ा, 2 दिए हैं, इसको जोड़ा बोलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जो पूर्णांक दिया गया नीचे, इसके युग्मों के एचसीएफ यानी कि मासा और लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणे मासा, वही जो हमको आपको पढ़ाए हैं कि दो संख्याओं को गुणा करने पर और दोनों के एलसीएम और गुणे मासा करने पर दोनों बराबर आना चाहिए। कह रहा है इसकी जांच भी कीजिए। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है? 26 और 51, 26 और 91। इसका भाज्य गुणनखंड देख लीजिए, करके कहीं देख लीजिए। 2 गुणे 13 एक नहीं आएगा। 26 का कितना आएगा? 2 गुणे 13 आएगा ना। तो 2 गुणे 13 और 91 का क्या आएगा? 13 7 91 होता, 7 गुणे 13 आएगा। देखिए 91 को 7 से काटेंगे, 7 रहेंगे और 13 कम। 7 गुणे कितना आएगा? हम आपको नियम बताए हैं कि मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? न्यूनतम घात, सबसे छोटा घात जो है। यस सुनिए, लेकिन मासा में क्या होता है? सबसे छोटा घात जो दोनों कॉमन हो, लेकिन इसमें कोई एक तो खाली कॉमन है 13। देखिए इसमें तो कॉमन ही नहीं है, एक एक तो था लेकिन कॉमन नहीं है कोई, लेकिन इसमें कॉमन है। दोनों में क्या तो एक बार लिख लेंगे ना, तो 13। इसका मासा कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों मिल रहा था तो 13 लिख लिए। और इसका लासा देख लेते हैं। लासा कितना आएगा बच्चों? लासा देख लेते हैं यहाँ पर। चलो यहीं पर लेते हैं। लासा कितना आएगा? लासा हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ी घात को लिखते हैं, सबका लिखते हैं, लेकिन 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया? एक बार आया है, तो 2 को एक बार लिख लो। 7 सबसे ज्यादा कितनी बार आया? एक बार आया है, लिख लीजिए। 7 सबसे ज्यादा कितनी बार आया? एक बार आया है। सबसे ज्यादा कितनी बार आया है? तो एक बार लिखेंगे, बार मत लिख देना। कहीं पर अगर 2 होता तो एक वाले को छोड़कर 2 वाले लिख लेते। तो 7 गुणे 13 कितना आ गया इसका लासा? 2 7 14 17, 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13, 13 और 5 18, 182। कितना आ गया बच्चों? 182। यानी कि इसका लासा कितना हो गया? 182। हमने पता कर लिया ना। हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, या सीएफ निकालने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसका न्यूनतम घात लेते हैं जो दोनों मिलता है। इसमें खाली 13 मिल रहा था, 13 लिख लिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी लेकिन कोई है ही नहीं। एक एक बार है, 2 7 एक ही बार है, 13 एक ही सबसे ज्यादा बार है ना, तो उसको लिख लिए। वही आपका हो गया एलसीएम। लेकिन कह रहा था कि इसकी जांच करिए। क्या कह रहा था? कि दोनों संख्याओं, इस संख्या पहले क्या है? 26 है और दूसरा क्या दिया था? 91। ये दूसरी है ना। कह रहा जांच करिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और लासा मासा का गुणनफल। तो जांच करिए, चलिए करते हैं। देखिए पहली संख्या क्या है? 26। दूसरी संख्या कितना है? 91 बराबर लासा कितना है? 182 गुणे मासा कितना है? 13। तो दोनों गुणा कराइए।
तो 26 गुणे 91 करना है। 91 गुणे 26 करके देखिए तो जल्दी से। 26 से कम, चलिए कर 6 कम 6 6 नमा 54, 2 कम 2 2 नमा 18, 6 6 8 5 13 3 हाथ लिख 2 2366 कितना आ गया। हाँ अब इसको गुणा इधर करा के देख लेते हैं। 13 तो गुणा अपने आप हो जाएगा ना। 13 दूना 26 के हासिल 13 बटे 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, आगे कहीं दोनों बराबर। यानी कि जो यूक्लिड जी कहे थे तो बात सही निकल गया कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। देखो सही है कि नहीं, यानी कि हमारा सवाल सही है। अगर आपका यहाँ अगर कहीं आपका ना ये दोनों बराबर नहीं आया, लासा मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो आपका सवाल यानी कि कहीं गलत लगाए हैं आप उसको सुधारिए। ठीक है, दूसरा सवाल भी हो गया। अब आप लोग के लिए है 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। आप मैथ लगाते समय आप जब पढ़िए तो आप कॉपी कलम हम अपने साथ रखिए, तब पढ़ाई करा करिए। आप 2 सवाल अपने कॉपी में लगा दिखाइए हमको, तो ऑनलाइन भेजिए व्हाट्सएप पर। चलिए दूसरा सवाल सीखते हैं। दूसरा सवाल इसी का आप लोग तो लगा ही लिए होंगे, हमने आपको कहा था कि भेजिए। पहला संख्या 510 है, दूसरा संख्या 92 है। पहले को हम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चलिए सीएफ निकालने के लिए निकालते हैं। 510 का काटिए, देखिए क्या होता है। 510 को काटेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, इसमें क्या 2 5 10, 2 5 10 कितने से कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, 5 3 से कट जाएगा। कट जाएगा, कौन है कट जाएगा, 3 बटे 24 3 5 फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 17 5 85 और 17 कम कितना आ गया इसका, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे। अब 92 का देखते हैं। 92 का तो ऐसे कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आता है 41, हाँ 46 है 46। अब फिर गुणे फिर 2 से काटेंगे 23, फिर 23 आ जाएगा ना, इतना आएगा ना। ठीक है, 2 दूनी 4 4 23 चौके 92। देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या बताते हैं, जो सब में मिले, जो सब में मिले। 2 की घात 1 है, 2 की घात यहाँ पर 2 है, लेकिन सबसे छोटा लिया जाता है ना एचसीएफ में, तो 2 खाली हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो समझ लीजिए सबसे छोटा क्या लिया जाता है, सबसे छोटा लिया जाता है एचसीएफ में ना, लेकिन एलसीएम में सबसे बड़ा लिया जाता है। 2 कितनी बार सबसे ज्यादा, इतना है 2 बार है ना, तो 2 बार लिखिए 2 को। अब 3 सबसे ज्यादा कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 1 बार लिखिए। 5 कितनी बार सबसे ज्यादा, 1 बार है। 17 कितना बार है, 1 ही बार है। 23 कितना बार है, पूरा गुणा कराने जानते कितना आ जाएगा, 23 है, पूरा गुणा करने कितना आ जाएगा, 23 460। पूरा गुणा कराएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 50 60 60 17 17 छक्का 102 102 इतना आएगा। गुणे 23 करेंगे ना, हाँ 23 600 460 आएगा, 23 460 आएगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब चलिए हम जांच करते हैं। हमको एचसीएफ पता चल गया ना, इतना होगा, एलसीएम भी पता चल गया, एलसीएम इतना होगा, एचसीएफ इतना हो गया, 2 हो गया। अब जांच करते हैं। पहली संख्या कितना था 510, पहली संख्या, दूसरी संख्या गुणे कराइए 92। हमको बराबर आना चाहिए कितना, इतने के ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अरे पहले कुछ बना था जिस 92 हम लिखे हैं, 92 और एलसीएम कितना है 23 460 गुणे 2, एचसीएफ 2 है। गुणा करना दोनों बराबर आना चाहिए तभी तो माना जाएगा, तो बराबर आएगा। आप गुणा कराएंगे जब ना, तो आएगा दोनों तरफ कितना आएगा 46 920, हाँ 46 920 दोनों तरफ आएगा, यानी कि हमारा उत्तर सही है। गुणा करा के देख लीजिएगा इधर उधर। अब हमने दूसरा सवाल भी लगा लिया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। हम किस किताब से पढ़े, एनसीईआरटी से बच्चों। आप लोग एनसीईआरटी की किताब खरीद लीजिए नया 2025 का, और आप लोग इसे खरीदिए ताकि आप लोग इससे सवाल लगा पाए। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ एलसीएम ही ज्ञात करना है चीज, लेकिन इसमें जांच नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक को मिला के दिखाते हैं। 12 15 21 किस विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी कि वही 2 गुणे 2 करके वाला। 2 कितना आएगा, 2 गुणे 2 दूनी 4 3 12 इतना आएगा ना। ऊपर देखो सभी बच्चे, 15 कितना आएगा 3 गुणे 5, क्योंकि 2 से नहीं करता ना। 21 कितने से आएगा 3 गुणे 7। जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे करके वो कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे नीसी वाल। अगला आगे, अब देखिए यस सी एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे छोटा घात जो सबसे तीनों मिलना चाहिए, सबसे तीनों बने क्या मिल रहा है? केवल तीन 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 ही तीनों वनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा इसका मासा? तीन। दो नहीं मिल रहा है कहीं पर तीनों में, ठीक है। अब एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम में सबसे अधिकतम घात जो ज्यादा बार आया हो। दुई कितनी बार आया है? 2 बार, तो दुई को 2 बार ले लो। तीन कितनी बार सबसे ज्यादा? कितना सबसे ज्यादा? पीस लाओ, चाक चाक दो, चाक खाते जाओ, हटो। है देखो, एलसीएम कितनी बार आया सबसे ज्यादा? इसमें कितनी बार आया? 2 बार आया ना। अब तीन कितनी बार आया? 1 बार आया। देखो इस लाइन में भी 1 बार, इस लाइन में 1 बार, इस लाइन में, तो जिस लाइन में ज्यादा बार उसकी लगेगी। और 7 1 बार आया, गुड़े 7, 2 2 4 3 12 7 5 भी आया है, तो 5 लिखिए। चलिए 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 2 4 3 12 7, चलिए 12 पे 60, 60 गुड़े 7 कर लीजिए, आसान होता है। 60 गुड़े 7, 7 6 42, 420 कितना आएगा? 420। तो हम नहीं करने वाला, यहाँ पर एस कितना है और एलसीएम कितना है? 420। और एक बात आपको बता दें, जो हम उत्तर की जांच करते थे वो केवल 2 अंकों पर काम करेगा, 3 अंकों पर काम नहीं करेगा। पहले बता दिया आपको, यहाँ 3 अंकों वाला ये नहीं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या और लासा गुणे मासा, नहीं काम करेगा, क्योंकि यूक्लिड जी ने बताया क्या गए थे, वो कह रहे थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या काम करता, तीसरी संख्या का काम नहीं करता, ठीक है। और 2 आप लगा के दिखाइए आप लोग। 1.1 का हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है एचसीएफ 306 657 का 9 है, यानी कि दोनों संख्याएं दी हैं, 306 और 657 के एचसीएफ 9 है दिया है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, तो एलसीएम इतने 306 और 657, इसी का एलसीएम पता करो। तो पहला संख्या क्या है? फर्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? 657, जो क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, यानी कि उसी का वो चीज है। हाँ, और एचसीएफ कितना दिया है? 9। एचसीएफ 9 नहीं दिया है? दिया है एचसीएफ 9। तो कह रहा है एलसीएम पता करिए, एलसीएम बराबर क्या होगा। हमको पता है कि पहला गुणा कराने पर और दूसरा गुणा कराने पर आना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ। हाँ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो पहला दिया है कितना? 306। दूसरा कितना दिया है? एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम क्वेश्चन लिख लो। एचसीएफ कितना दिया है? 9। हम क्या कहते हैं, जो चीज गुणा में रहता है इधर में आता तो भाग में हो जाता है। एलसीएम हमको पता करना, उसको उधर ही रोक दो। 306 गुणे 657, उधर को इधर ला रहे, किसमें हो जाएगा? भाग में, भाग माने बटे में हो जाएगा। 9 बराबर एलसीएम, ठीक है। और अब देखिए काटते हैं इसको, काट लीजिए आंसर हो जाएगा। 9 से कटेगा क्या? ये 9 दूनी 9 3 27, हाँ कट जाएगा। 9 3 27, 3 बचा है, 3 में चले 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 आ गया। अब 34 गुणे इतना करा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 34 गुणे 657 गुणे 34, 4 7 28 के 8, 4 25 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19, जोड़ लीजिए 8 3 6 7 6 13, 9 2 11, 11 1 12 2। अब देखो कितना आ गया? 22 338। हाँ, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 22,300 आंसर, ठीक है। तो बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 5वें की तरफ। 1.1 का सवाल नंबर 5। ये सवाल 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसके लिए बेसिक चीज जानते हैं कि शून्य पर कौन सी संख्या समाप्त होते हैं। मान लीजिए जैसे किसी का अगर आप भाज्य गुणनखंड मान लीजिए
दो पांच आएगा, किसी के अभाज्य गुणन में 2 और 5 आएगा तभी तो शून्य बन पाएगा। देखिए 2 5 कितना होता है 10, तो यहाँ पर शून्य बन पाता है। अब क्या कोई 6 और 3 मिलकर कोई संख्या शून्य बना लेगा? 6 3 18, कहीं शून्य मिला? नहीं मिला ना। तो किसी को संख्या में शून्य आने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं बच्चों? आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड पे अगर आ जाएगा ना 2 और 5 आ जाएंगे तो समझ लेना शून्य आएगा अंतिम में, और नहीं आएगा तो समझ लेना नहीं आएगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 18 का अभाज्य गुणन कितना होता है? 2 गुणे 3 गुणे 3, ये ना 2 3 6 3 18। तो कहीं पर आया था 5, नहीं आया था ना, तो शून्य नहीं बन पाएगा। लेकिन वहीं पर आप देख लीजिए थोड़ा सा 20 में एक शून्य आया। शून्य क्यों आया? जानते हो क्यों आया शून्य? क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, यानी कि इसमें 2 और 5 आया है। अच्छा, 2 और 5 से शून्य बनता, देखो इसमें एक बार 5 आया था तो एक का शून्य बन पाया। 2 भले 2 बार था लेकिन 5 एक ही बार था ना। अगर एक 5 और होता तो 2 शून्य बनता। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, संख्या में जितनी बार 5 और जितनी बार 2 आएगा उतना जीरो बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए 5 कम बार आया है, 2 भले ज्यादा बार आया, तो जितना बार 5 आया है उतना ही जीरो बन पाएगा। जैसे यहाँ पर 2 बार आया था, 5 एक बार आया था, तो एक ही बार तो बन पाएगा, क्योंकि गुणा एक ही साथ करा पाएगा भले तो एक्स्ट्रा दिया है। यानी कि जीरो तभी बनेगा किसी भी संख्या में। मान लीजिए 100 है ना, 100 है ना, 100 कैसे 2 जीरो बनाया है? यानी कि इसमें कहीं 2 और 2 बार 2 और 2 बार 5 आया होगा। क्यों? चले देखते हैं। 100 का भाज्यमान कितना होता है? 2 गुणे, ऐसा ऐसा करके देख लीजिए बच्चों। 100 का भाज्यमान हम देखिए 2 गुणे 5 5, देखिए यही तो हुआ। तो यानी कि देख लीजिए 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि बच्चों 2 बार 5 और 2 बार 2 आया था, तब 2 जीरो बन पाया। कोई भी ऐसा संख्या जो आप देख लेते हैं तुरंत ना, आप एक्चुअली कभी सोचे ही नहीं थे कि इसमें जीरो जीरो क्यों आ जाता है। एक्चुअली में उसके गुणनखंड करने पर ऐसे कहीं पर कहीं ना तो 2 और 5 आया होगा। जितनी बार 2 और 5 आया होगा ना उतना ही जीरो बनेगा भी। समझ में आया? तो हमें कह रहा है, ये सवाल ही कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो मैंने बता दिया शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड में कहीं 2 और कहीं 5 आना चाहिए। तो जितनी बार 2 और जितनी बार 5 आएगा, जिसमें जो छोटा रहेगा उतना ही बनेगा। तो इसके लिए सवाल बहुत आसान होता है। देखिए क्या इसमें लिखना चाहिए, इसमें लिखते समय हाल में लिखना चाहिए आपको कि किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की जरूरत होती है। 2 और 5 की जरूरत होती है। लेकिन 6 टू पावर n को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करें, 6 टू पावर n को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करें बच्चों, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 था ना, तो 6 को क्या निकालते हैं? 6 को वैसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा ना। तो 2 गुणे 3 में क्या कहीं पर आया था? नहीं। 5 आया था कहीं पर? 2 तो आ गया, लेकिन 5 तो होना चाहिए था, तभी तो जीरो बन पाएगा। इसीलिए इसमें कहीं पर 5 नहीं आया ना। अब लेकिन 6 टू पावर n का भाज्य गुणनखंड इतना हुआ ना, यानी कि इसमें कहीं पर 5 नहीं है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। सीधे क्वेश्चन का आंसर देना नहीं होगी। समझ में आया? अब ऐसे लिख देना 6 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर भी शून्य नहीं आया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर 5 नहीं आया, 5 नहीं है, आता है, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यह संख्या शून्य पर समाप्त यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ऐसा करके समझ में आया होगा और आप गलती नहीं करेंगे। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 6वें पर। सवाल नंबर 6वां कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये जांच करना है ना, व्याख्या करना है कि
संख्याएं भाज्य संख्याएं क्या होता है, तो अब हम जानते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बारे में निचोड़ में बताया, इसलिए आप जाके उस निचोड़ वाले वीडियो को देखिएगा। कोई संख्या भाज्य कब होती है जी? जब भाज्य कब होती है? जब वो एक और खुद के अलावा भी किसी से कटे ना, यही तो होता है। एक के अलावा और अपने के अलावा किसी और से कटेगा तभी तो भाज्य होता है। यानी कि उसमें एक और खुद के स्वयं के अलावा कोई और एक रहना चाहिए ना, कम से कम एक और रहना चाहिए, तब वो माना जाएगा कि दूसरे अब ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य कब होता है? कि खाली जब स्वयं से कटता है और एक से कटता है, यानी कि उसमें दुई रहता है, एक रहता है और स्वयं रहता नहीं। लेकिन जो भाज्य होता है, एक और स्वयं के अलावा एक कोई और उसका भाज्य रहता है, उसका और कोई गुणनखंड रहता नहीं। तो हमको भी अगर यहाँ पर इसको करने पर अगर हमको 3 ठो कम से कम मिल जा रहा है तो समझ जाना कि भाज्य होगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। समझा? पूरा जांच करने की जरूरत ही नहीं है, केवल अगर कम से कम 3 मिल जाएगा कहीं गुणनखंड करने पर तो समझ लो होगा। तो पहले देखते हैं करके हम लोग। देखिए यहाँ पर हम सात हल है, ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को हम जांच करके देखेंगे कि है कि नहीं। तो चलिए गुणा कराते हैं। 7 गुणे 11 कितना जाएगा? 11 से 77 होगा ना। 77 गुणे 13 कितना करिए, कितना होगा? 77 गुणे 13, 77 गुणे 13 कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा ना। 1001 प्लस 13 तो 1014 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोचिए 1014 भाज्य संख्या है, ये कैसे पता चलेगा? जब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो एक और स्वयं के अलावा भी अगर अपने से कटेगा तो होगा। देखिए 1014 किससे करता है? 1014 2 से काटेंगे कट जाएगा क्योंकि अंतिम में 14 है, सम है ना। 2 5 10 और 2 7 14। अच्छा जब 2 अंक लेते हैं, जैसे 2 5 10 किए, सीधे 2 अंक लेना पड़ा हमको, तो बीच में 0 लगा देते हैं। बीच में क्या लगा देते हैं? तब 2 7 14। हाँ अब देखिए, यानी कि 1 से तो कटना करता, 2 से भी कट गया, 2 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? और अब मान लो अगर ये मान लो संख्या 507 से कटे, कटेगा तो काट लो। चलो 3 3 3 3 कम 3 6 3 नवा, यही कटेगा ना। चलो ठीक है, कट गया। अब मान लीजिए और आगे करिए, 13 कटेगा ना। 13 कटेगा, कितने से कटेगा? 13 कटेगा। तो 13 काटिए, 13 कम 13 तरह 69 होता है। फिर 13 काट लीजिए। अगर नहीं भी कटता तब भी हमको काम भर का वही पता चल गया था। काम भर का नहीं पता चल गया था कि अगर 2 से ज्यादा, जैसे 1 से और स्वयं से अगर अलावा कोई भी मिल जा रहा है उसमें, तो समझ लेना कि उस संख्या भाज्य संख्या होगा, यानी कि कटने वाला संख्या होगा। तो हमको ये पता चल गया, यानी कि अब हम कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, यानी कि 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 गुणे कितना था? 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 ही तो आया था ना। अतः ये संख्या भाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य होने के लिए अपने के अलावा अगर कोई मिल जाए, 3 कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 कम से कम होना चाहिए। अतः ये संख्या भाज्य है। ठीक है, संख्या भाज्य है क्योंकि 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 इसमें जो है अपने और स्वयं के अलावा क्योंकि इसमें अपने और स्वयं के अलावा कोई और, हाँ, एक के अलावा अन्य भी अभाज्य गुणनखंड है। अन्य भी अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है बाबू। ठीक है, अभी एक ही सवाल का जांच, दूसरा सवाल इसमें देखते हैं। अब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, चलिए करते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो हुआ। प्लस 5 कितना गुणा करने पड़ेगा? 7 6, अभी इसको गुणा करेंगे। 5 20 20 3 7 7 गुना 120 120 प्लस 5 करके देखिए तो 12 दूनी 24 12 चौक 48 48 20 प्लस 5 बराबर 5000 कितना आ गया? अब 5045 अगर हम ऐसे करके देखें तो इसमें एक के अलावा भी कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि काटिए, देखिए 5045 को काटे अगर तो पहले नंबर तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम में विषम है। 3 से देखो कटेगा, 5 4 9 5 14 नहीं कटेगा, क्योंकि
नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 कम, 5 कम, 5 जीरो में 5 नवा, अब कितना कटेगा? देखिए 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए अंतिम में 0 चाहिए और 5 चाहिए, नहीं कटेगा ना। लेकिन हमको यहाँ पर पता चल गया ये बात, यहाँ पर एक बात पता चल गया। चलो 1009 अगर हम काट दे इसको, तो इसमें कम से कम 3 ठो हो गया, एक भी हो गया है, 2 3 ठो कम से कम हो गया ना। अब भाज्य गुणनखंड एक के अलावा भी कोई है कि नहीं है ना, इसीलिए वही बात लिख देना है, इसमें एक के अलावा भी कोई अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। समझ में आया? समझ आया कि नहीं? एक के अलावा भी रहता तभी तो भाज्य संख्या होता है जी, भाज्य संख्या। ठीक है, तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 7 में। एनसीईआरटी का 2025 का लास्ट सवाल है। नए एनसीईआरटी में 7 ही सवाल दिए हैं, लेकिन हम आपको स्ट्रगल करवाएंगे। देखिए सवाल समझिएगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार में वृत्त है, ऐसे समझ आ रहा है? किस कोई खेल का मैदान मान लीजिए है, एक वृत्ताकार, एक खेल का मैदान था, ठीक है, मान लीजिए एक खेल का मैदान था, एक खेल का मैदान, इतना बीच में मैदान है, ठीक है, एक खेल का मैदान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चतुर्भुज भी है ना, तो इसके खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मैंने वृत्ताकार, मान लीजिए बीच में खेलने वाला चीज हो और इस पर चलने वाला चीज हो, ठीक है, बीच में खेल रहे हो लोग और ये चलने वाला चीज हो, ठीक है, किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ है किनारे किनारे, ठीक है। अब देखो इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, इसी मैदान वाले दौड़ रहे हैं 2 लोग, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। इसी खेल का मैदान के एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, कितने लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी खेल के मैदान को रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगते हैं? यानी कि रवि तेज दौड़ रहा होगा, तब तो इसको कम समय लग रहा है। सोनिया धीरे दौड़ रही होगी। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान पर, अच्छा मान लीजिए सोनिया भी यही दौड़ना चालू की और रवि भी यही दौड़ना चालू किया, दोनों लोग एक ही समय पर एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ किए बाबू। दोनों लोग साथ में चल रहे हैं कि सोनिया पीछे रह गई थी, दोनों लोग साथ में चले थे लेकिन धीरे दौड़ने लगी। यहाँ पर कह रहा तो बताइए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितना समय बाद मान लीजिए दौड़ना चालू किए हैं, अब सोनिया तो पिछड़ती जा रही है, कितना समय पर ऐसा होगा कि दोनों फिर मिल जाएंगे, अपने इसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो अब बता रहे हैं आपको कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए तब समझिए पहले क्या करना पड़ेगा। आप मान लीजिए एक बात कि एक ही स्थान पर कब कोई मिलता है, आप ये सोचिए एक स्थान पर कब मिलता है। मान लीजिए 4 और 6 अगर होता है, 4 और 6 होता है, मान लीजिए समझाने के लिए हम कह रहे हैं 4 और 6 का कितने समय बाद जाके मिलेंगे एक ही स्थान पर? देखो 4 दूनी 4 3 6 दूनी, देखो यहीं पर मिल गए। यानी कि यस, बैठो बच्चे, कोई चीज कब अपने स्थान पे जाकर मिल जाते हैं, ये बात ध्यान देना कि अगर हम लासा निकालते हैं तभी तो मिल पाएंगे। अगर हम किसी चीज का लासा निकालेंगे तभी, लासा का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट, यानी कि सबसे कम, न्यूनतम, कॉमन, मल्टीपल। पहाड़ा होता है, मल्टीपल माने पहाड़ा, कॉमन ऐसा सबसे छोटा पहाड़ा जो दोनों कॉमन मिल जाए। यानी कि 12 मिनट और 18 मिनट दोनों को लगते थे, कब दोनों एक समय सेम हो जाएंगे? तो हमको इससे क्या लेना पड़ेगा? लासा लेना पड़ेगा, तब तो जाकर लेंगे। अब हम देखते हैं, तो अगर हम 12 और 18 में देखें, 12 और 18 में इसका पहाड़ा पढ़ने पर कहाँ जाके मिलता है? 12 दूनी 12 3, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है, एलसीएम का चुप रहो, एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा पहाड़ा जो दोनों में सबसे कम वाला कॉमन हो। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 18 का 18 दूनी 36, यानी कि 36 जाके मिल गया ना। यानी कि अगर जब 12 मिनट 16 से अगर 36 मिनट दौड़े लोग ना, अगर इसी गोले को 36 मिनट दौड़े से, तब जाकर फिर दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे। मान लीजिए सोनिया पिछड़ते जा रही थी, कौन सा ऐसा आएगा कि दोनों लोग जाकर आपस में मिल जाएंगे वहीं पर, समझा? 36 मिनट बाद है वो दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे। यानी कि इसका क्या निकालना था? लासा निकालना था, लासा निकालता। जब ऐसा कहेगा कि एक किसी सवाल में ऐसा कहे एक ही समय पर मिल जाए, तो बता देना कि लासा निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लासा ही तो जाकर आगे मिलता है। इसमें क्या निकालना पड़ता है? 12 और 18 का लासा। जैसे बताओ, इसे भी लासा निकाल सकते थे, ऐसे निकाल सकते हैं। 2 छक 12 और 2 9 2 3 9 नहीं कटा, 3 त्रिका 3 अक्कम हो जाएगा ना, 3 अक्कम 2 दूनी 4 4 3 बार 36 हो गया कि नहीं? यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करते सवाल समझ में आया होगा। और ऐसे हमसे मैथ पढ़ते रहे। एक बात और आप लोग सुन लीजिए, अगर आपको जिंदगी में सच में सफल होना है ना, तो आप लोग किसी से बातों से मत लड़िए, रातों से लड़िए। रातों से कहने का मतलब ये है कि आप रात में पढ़ाई कीजिए, ना कि केवल आप बातें लड़ाइए। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।